क्या हमें पता है हमारे शरीर के अंदर ना हर सेकंड लाखों बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, बायोलॉजी सिर्फ ह्यूमन बॉडी तक सीमित नहीं है। मतलब ये पौधों, जानवरों, माइक्रोब्स और पूरी लाइफ को समझने की साइंस है। सही कहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बायोलॉजी एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड है। जैसे बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हर ब्रांच ना लाइफ के एक अलग पहलू को एक्सप्लेन करती है। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन ब्रांचेस को अलग-अलग क्यों किया गया है? और एग्जाम में कौन-कौन सी ब्रांचेस सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। हाँ, तो अगर कोई भी स्टूडेंट एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये टॉपिक उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एकदम सही। तो वेलकम टू ऑल एग्जाम प्रेप, जहां मिलती है हर एग्जाम की पूरी तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं लाइफ की स्टडी के सबसे इंपॉर्टेंट डिविजन्स को, यानी मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। ये सफर वाकई बहुत मजेदार होने वाला है। बिल्कुल। तो अब हम स्लाइड नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का जिक्र है, जो बेसिकली पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को कवर करती हैं। हाँ, और ये स्लाइड ना सजीव प्रणालियों के अध्ययन की एकदम नींव रखती है। मतलब ये सिर्फ कुछ जीवों के नाम याद करने के बारे में नहीं है, राइट। बल्कि ये चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान का पूरा आधार है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इतने विशाल जीवन को हम एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? मतलब ये तो बहुत मुश्किल है ना? इसीलिए तो हमने इसे बांटा है। जैसे मान लीजिए एक इमारत बनाने के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इंजीनियर अलग-अलग होते हैं, वैसे ही जीवन को समझने के लिए जीव विज्ञान की अलग-अलग शाखाएं होती हैं। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। रियल लाइफ में देखें तो जैसे किसी अस्पताल में अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना। हाँ, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक। बिल्कुल, जीवन को समझने का तरीका भी यही है, हर हिस्से का एक एक्सपर्ट। सही बात है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। हाँ, चलते हैं। तो अब हम स्लाइड नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें ना एक बहुत ही बेसिक सवाल है, जीव विज्ञान क्या है? ये तो फाउंडेशन है। हाँ, तो ये सजीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके ढांचे, कार्यप्रणाली और विकास का अध्ययन है। और यहाँ मैं पीडीएफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ना चाहूंगी। देखिए, अरस्तु को ना जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, एरिस्टोटल। अरे वाह, अरस्तु, ये नाम तो एग्जाम्स में बार-बार आता है। बिल्कुल आता है। ये सीधा 1 नंबर का सवाल बन सकता है। और अगर हम इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें, तो ये ऐसा है जैसे हम किसी स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझते हैं ना। हाँ, एकदम सही। जैसे मशीन काम करती है, वैसे ही सजीवों का शरीर कैसे सांस लेता है और कैसे काम करता है, ये समझना ही बायोलॉजी है। मशीन और शरीर दोनों को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। ओके। अब हम स्लाइड नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये है जीव विज्ञान का वर्गीकरण। इसमें वर्गीकरण के पेड़ यानी ट्री ऑफ लाइफ का जिक्र है। हाँ, जिसमें मुख्य रूप से वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान शामिल है। राइट। लेकिन इसके पीछे कोई तो साइंटिस्ट होगा ना जिसने ये सब व्यवस्थित किया। बिल्कुल। और यहाँ हम गहराई में जाते हुए कैरोलस लिनियस के बारे में बात करेंगे। उन्हें वर्गीकी का जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस, ये नाम तो रट लेना चाहिए। हाँ, और इन्होंने 1735 में सिस्टेमा नेचुरा नाम की एक पुस्तक लिखी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने द्विपद नामकरण यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की थी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब 2 नाम वाला सिस्टम। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया में हर व्यक्ति का एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। हाँ, ताकि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक ही जीव को एक ही नाम से पहचान सकें। हाँ, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। जैसे हमारा पोस्टल पिन कोड सिस्टम होता है ना। अरे हाँ, पिन कोड, जो दुनिया भर में जगहों को एकदम सही ढंग से पहचानने में मदद करता है, बिना किसी कंफ्यूजन के। सही कहा। लिनियस ने विज्ञान का कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो अब हम स्लाइड नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम विशिष्ट शाखाओं में घुस रहे हैं। पहली है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। जो हमारे चारों तरफ की हरियाली से जुड़ी है। हाँ,
ये पौधों की संरचना, वृद्धि, विकास और प्रजनन का अध्ययन है। और इसकी भी कुछ मुख्य शाखाएं हैं जिन्हें पीडीएफ में बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। कौन कौन सी? देखिए, पहली है हॉर्टिकल्चर, जिसे हम बागवानी कहते हैं। इसमें फल, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती शामिल है। ओके। दूसरी है फ्लोरिकल्चर, मतलब फूलों की खेती। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइटोपैथोलॉजी, यानी पौधों के रोगों का अध्ययन। हाँ, पौधों की बीमारियों का डॉक्टर। ये भी होता है। हाँ, और यहाँ एक महत्वपूर्ण परीक्षा फैक्ट है। थियोफ्रेस्टस को ना वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, चलिए ऐसे याद रखेंगे। अगर हम रियल लाइफ से देखें तो एक किसान द्वारा खेत में अनाज उगाना एग्रीकल्चर है। बिल्कुल। लेकिन घर के बगीचे में सुंदर गुलाब के फूल उगाना वो फ्लोरिकल्चर है। दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, और बॉटनी इन दोनों को समझने में मदद करती है। सही बात है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलिए। अब हम स्लाइड नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। वनस्पति के बाद अब बारी है जंतु विज्ञान की, यानी ज़ूलॉजी। इसमें जानवरों का वर्गीकरण, शरीर क्रिया विज्ञान और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हाँ, और पीडीएफ में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स दिए गए हैं जो एग्जाम्स के लिए क्रिटिकल हैं। जैसे इथोलॉजी, जिसका मतलब है पशु व्यवहार का अध्ययन। फिर है ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी, जो कीटों का अध्ययन है। और सोरोलॉजी, यानी छिपकलियों का अध्ययन। एक मिनट, क्या जानवरों के बर्ताव को समझना भी विज्ञान है, मतलब इथोलॉजी? अरे बिल्कुल है। जैसे रियल लाइफ में आपने देखा होगा, एक पालतू कुत्ता अपने मालिक को देखकर पूंछ हिलाता है। हाँ, बहुत आम बात है। ये इथोलॉजी का ही हिस्सा है। या फिर बारिश से पहले चींटियों का एकदम कतार में चलना, ये एंटोमोलॉजी और इथोलॉजी दोनों में आता है। ओह, मतलब वो सब कुछ रैंडम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे पूरा विज्ञान है। एग्जैक्टली। जानवरों का हर बर्ताव डिकोड किया जा सकता है। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। हाँ। अब हम स्लाइड नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी माइक्रोबायोलॉजी। वो दुनिया जो हमें दिखाई ही नहीं देती। बिल्कुल, हम उन जीवों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। और इसकी भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, जैसे माइकोलॉजी, जो कवक या मशरूम का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं। राइट। और वायरोलॉजी, यानी वायरस का अध्ययन। और यहाँ एक विशेष तथ्य है जो नोट करना चाहिए। वो क्या है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को ना माइक्रोबायोलॉजी का जनक माना जाता है। ल्यूवेनहॉक, नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन याद रखना पड़ेगा। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हैं। बिल्कुल है। जैसे दूध से दही का बनना, ये तो बैक्टीरिया का कमाल है ना? हाँ, लैक्टोबैसिलस। और अभी हाल ही में हमने जो कोविड-19 महामारी झेली, वो वायरोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक एग्जाम्पल है। एकदम सही। अदृश्य दुनिया कितनी ताकतवर हो सकती है, ये हमने देखा है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम स्लाइड नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये है शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब फिजियोलॉजी। शरीर काम कैसे करता है, ये उसकी साइंस है। हाँ, इसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि अंगों की कार्य प्रणाली कैसे सीखी जाती है। और इसके भी कई प्रमुख हिस्से हैं। देखिए, पीडीएफ में हेपेटोलॉजी का जिक्र है, जो यकृत यानी लिवर का अध्ययन है। ओके, हेपेटोलॉजी। फिर है हीमेटोलॉजी, जो रक्त या ब्लड का अध्ययन है। और ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डियों का अध्ययन। ये तो बिल्कुल किसी कार की सर्विसिंग जैसा लग रहा है मुझे। वो कैसे? मतलब कार का इंजन कैसे काम कर रहा है, तेल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सब कार की फिजियोलॉजी ही तो है ना। हाँ, बहुत ही शानदार तुलना है। जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं, हाँ, और डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो वो सीधा हेमेटोलॉजी का हिस्सा होता है। राइट, वो हमारे खून की फिजियोलॉजी चेक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। समझ गया। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। ओके। अब हम स्लाइड नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ऊतक विज्ञान, यानी हिस्टोलॉजी। अब ये ऊतक या टिश्यू क्या होता है? देखिए, सरल भाषा में कहूँ तो ये कोशिकाओं के समान समूहों का अध्ययन है जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। मतलब जब बहुत सारी कोशिकाएं एक टीम बना लेती हैं। एग्जैक्टली। ये शारीरिक संरचना यानी एनाटॉमी का एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर है। ये शरीर के निर्माण खंडों को समझाता है। रियल लाइफ में ये ऐसा है जैसे बहुत सारे छोटे छोटे धागे मिलकर एक मजबूत कपड़ा बनाते हैं। हाँ, एक अकेला धागा कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन जब वे मिल जाते हैं तो कपड़ा बन जाता है।
वैसे ही कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। क्या बात है, बहुत ही आसान हो गया है तो। चलिए अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए। अब हम स्लाइड नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। सबसे बेसिक यूनिट। बिल्कुल, हम जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका की बात कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा फैक्ट शेयर करना चाहूंगी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। 1665, ये डेट और नाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके साथ ही इस स्लाइड में 2 प्रमुख अंगों को समझाया गया है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस, ये तो हमने स्कूल में भी रटा था। राइट। और दूसरा है लाइसोसोम, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैलियां यानी सुसाइड बैग्स कहा जाता है। एक मिनट, ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं? मतलब ये नाम तो बहुत ही डरावना लगता है। अरे डरावना है, लेकिन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। संक्षेप में बताऊं तो जब कोशिका खराब हो जाती है या डैमेज हो जाती है ना, तो ये लाइसोसोम खुद को नष्ट कर लेते हैं। खुद को ही ब्लास्ट कर लेते हैं? हाँ, ताकि वो खराब कोशिका बाकी शरीर को नुकसान न पहुंचाए। रियल लाइफ में देखें तो कोशिका एक छोटे शहर की तरह है। ओके। जहां माइटोकॉन्ड्रिया शहर का बिजली घर है और लाइसोसोम शहर का कचरा निस्तारण विभाग है, जो खराबी आने पर सब कुछ साफ कर देता है। ओह वाह, मतलब खुद को कुर्बान करके शरीर को बचाते हैं। एग्जैक्टली। बेहतरीन। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब हम स्लाइड नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। अब हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया से बाहर आकर पर्यावरण की बात करेंगे। हाँ, क्योंकि जीव अकेले तो रहते नहीं है। सही कहा। इकोलॉजी विभिन्न जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। मतलब वे एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। राइट। इसमें क्या क्या आता है? इसमें इकोसिस्टम्स आते हैं, बायोडाइवर्सिटी आती है और कंजर्वेशन यानी संरक्षण शामिल है। रियल लाइफ में इसे इमेजिन करना आसान है। एक जंगल में पेड़, पक्षी, मिट्टी और बारिश का पानी, ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। एकदम सही। अगर पेड़ कटेंगे तो पक्षी भी प्रभावित होंगे और बारिश का पैटर्न भी बिगड़ेगा। सब जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसी जुड़े हुए सिस्टम को हम इकोलॉजी कहते हैं। एक चीज बिगड़ी तो सब बिगड़ेगा। बहुत ही गहरी बात है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। हाँ। अब हम स्लाइड नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। विकासवाद और जीवाश्म विज्ञान, एवोल्यूशन एंड पैलियोंटोलॉजी। ये तो जीवन के इतिहास का लाखों वर्षों का सफर है। बिल्कुल। जीवन शुरू कैसे हुआ और आज यहाँ तक कैसे पहुंचा। राइट। और यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है चार्ल्स डार्विन का। उन्होंने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। डार्विन की वो फेमस किताब कौन सी थी? बिल्कुल। और इसी के साथ हम पैलियोंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान को भी समझते हैं। जीवाश्म या फॉसिल्स। हाँ, मेरी एनालॉजी ये है कि जीवाश्म ना हमारी धरती की एक पुरानी फोटो एल्बम की तरह है। अरे बहुत ही खूब। वो बताते हैं कि लाखों साल पहले धरती कैसी दिखती थी। रियल लाइफ में जैसे मिट्टी की खुदाई में डायनासोर की हड्डियों का मिलना, ये पैलियोंटोलॉजी ही तो है। एग्जैक्टली। वो हड्डियां हमें एवोल्यूशन की पूरी कहानी सुनाती हैं। सही बात है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। ओके। तो अब हम स्लाइड नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। अब जीव विज्ञान ने आखिरकार तकनीक के साथ हाथ मिला ही लिया है। हाँ, और ये आज के समय की सबसे एडवांस्ड ब्रांच है। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें हम औद्योगिक प्रक्रियाओं, चिकित्सा और कृषि में सजीवों के तकनीकी उपयोग को समझते हैं। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां हम डीएनए को मॉडिफाई करते हैं। ओके। फिर टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। ये तो बहुत ही पावरफुल है। रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो बीमारियों से लड़ने के लिए नई वैक्सीन बनाना, जैसे कोविड में हमने देखा। हाँ बिल्कुल। या फिर एग्रीकल्चर में ज्यादा पैदावार देने वाले और कीड़ों से बचने वाले हाइब्रिड बीज तैयार करना, ये सब बायोटेक ही तो है। एकदम सही। बायोटेक्नोलॉजी ने इंसानों को नेचर के साथ काम करने की एक नई ताकत दे दी है। सही कहा। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलिए। अब हम स्लाइड नंबर 13 को डिस्कस करेंगे और ये एक तरह से समरी है, सारांश, जीवन का जाल। ये हमारी चर्चा का निष्कर्ष है। हाँ, हमने देखा कि बायोलॉजी कितनी विशाल है। देखिए, जीव विज्ञान केवल अलग-अलग शाखाओं का कोई रैंडम समूह नहीं है।
ये माइक्रो स्तर जैसे डीएनए और कोशिका से लेकर मैक्रो स्तर यानी संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र तक जीवन को समझने का एक एकीकृत ब्लूप्रिंट है। मतलब सब कुछ एक ही डिजाइन का हिस्सा है। हाँ, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विज्ञान की हर बड़ी छलांग ना इसी संरचना से ही संभव हो पाती है। सही बात है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो ये एक मकड़ी के जाले की तरह है। अरे वाह, कैसे? जहां अगर हम जाले के एक धागे को खींचते हैं ना तो पूरा का पूरा जाला हिलता है। यही जीव विज्ञान का सार है। हर चीज कनेक्टेड है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस पूरे टॉपिक को समेट दिया। तो ये था हमारा आज का डीप डाइव। लेकिन जाने से पहले जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बताइए। देखिए, हमने प्राकृतिक विकास और डीएनए के बारे में जाना, लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी से ना हम खुद डीएनए बदल सकते हैं। तो सोचिए, क्या भविष्य में इंसान प्राकृतिक विकास यानी नेचुरल सिलेक्शन को पूरी तरह अपने हाथ में ले लेगा? ये तो थोड़ा डरावना भी है और फैसिनेटिंग भी है। बिल्कुल। और अगर ऐसा हुआ तो जीव विज्ञान की कौन सी नई शाखा जन्म लेगी? इस पर सब लोग जरूर विचार करें। बिल्कुल, बहुत ही सॉलिड सवाल है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, और ऑल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है हर एग्जाम की पूरी तैयारी एक ही जगह। बिल्कुल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग।